नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये कोर्स हम UGC NT पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। आज इस कोर्स की कक्षा संख्या 15 है। अभी तक हमने 14 कक्षाएँ की हैं इस कोर्स की। तो इस नए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसे शुरू करने से पहले हम एक बार देखेंगे जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। कल जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने देखा था अपनी पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों को, कन्नौजी और बुंदेली। तो कन्नौज क्षेत्र की थी भाषा, मुख्यतः यूपी का फर्रुखाबाद जिला था। और ये जो थी अपनी बुंदेली, ये बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का, झांसी, जालौन, भोपाल, ये सब जो इलाके हैं वहाँ ये बोली जाती है। तो ये दोनों बोलियाँ थी पश्चिमी हिंदी भाषा वर्ग की। अब हम पढ़ेंगे आज पश्चिमी हिंदी की दो प्रमुख बोलियाँ, ब्रज और खड़ी बोली। तो पश्चिमी हिंदी की अभी तक हमने 3 बोलियों को पढ़ लिया, हरियाणवी को, कन्नौजी को और बुंदेली को। तो आज हम पढ़ेंगे खड़ी बोली और ब्रज। तो इस तरह से हमारे 5 पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ कवर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ग हमारा हो गया था बुंदेली, अब इसको घ कर लेना, ब्रज, ब्रज भाषा। ठीक है, तो नाम से लग रहा है ब्रज भाषा यानी कि ब्रज क्षेत्र की भाषा है ये। तो मुख्यतः ऐसे बना लो आप इसको, मुख्यतः ब्रज क्षेत्र की भाषा, ये भाषा बोली कहो, ये ऐसी है ना कि बीच में इतनी व्यापक हो गई थी बोली कि इसे भाषा का दर्जा मिल गया था। मध्यकाल में इसमें बहुत ज़्यादा साहित्य रचनाएं हुई, तो इस वजह से इसके साथ भाषा सब ज़्यादा जुड़ने लग गया। तो मुख्यतः ब्रज क्षेत्र की भाषा जिसमें मथुरा, और वृंदावन आते हैं, लेकिन इसके अलावा मैनपुरी, आगरा, एटा, बदायूं, बुलंदशहर, आदि जिलों में भी बोली जाती है। ठीक है, तो मुख्यतः क्या है, ब्रज क्षेत्र तो वही है मथुरा वृंदावन वाला, लेकिन केवल वही नहीं, ये सब भी जिले हैं ना, मैनपुरी, आगरा, एटा, बदायूं, बुलंदशहर, इन सब जिलों में भी ब्रज भाषा बोली जाती है काफ़ी व्यापक तौर पे। और अगर देखो नाम का इसका देखेंगे तो ब्रज, इसका जो अर्थ होता है ब्रज, ब्रज का जो मीनिंग है वो है पशुओं का समूह। ठीक है, पशुओं का समूह। तो अब क्या था, वहाँ पशुपालन, उस क्षेत्र में पशुपालन की अधिकता थी, तो जो क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र कहलाया। पशुपालन की अधिकता के कारण
पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र इसको हटा दो। यह क्षेत्र क्या कहलाया? ब्रज क्षेत्र। क्षेत्र कहलाया और यहाँ की भाषा ब्रज भाषा। तो ऐसे इसका नामकरण हुआ। ब्रज भूमि है, कृष्ण भगवान की भूमि है, तो कृष्ण भगवान भी बहुत बड़े गोपालक थे, तो उससे आप याद रख सकते हो, ब्रज हो गया। इसका अर्थ ही है पशुओं का समूह। तो पशुपालन की अधिकता के कारण वो पूरा क्षेत्र जो था वो ब्रज क्षेत्र कहलाया और जो भाषा थी वो ब्रज भाषा कहलाई। ठीक है। अब इसके अगर, क्योंकि ब्रज भाषा भी ना बहुत ज़्यादा पुरानी भाषा है, नई भाषा नहीं है, तो इसके भी समय को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। ब्रज भाषा के 3 काल कह लो। क्या क्या आप कह सकते हो? तो जिसका आदि काल था आदि का, वो प्रारंभ से लेके 1500 ईस्वी तक। ठीक है। और तब इसे पिंगल के नाम से, ठीक है, पिंगल के नाम से इसे जाना जाता था। एक डिंगल आया था, डिंगल और पिंगल याद रखना आप, ये बार बार आएगा। देखो समझने के लिए मैं लिखता हूँ। एक था डिंगल और एक है पिंगल। तो ये हो जाता है डिंगल, किसमें राजस्थानी पुट है और प्लस अपभ्रंश, उस समय का अपभ्रंश लिए हुए। ठीक है। तो ये डिंगल भाषा है। और पिंगल है ब्रज और उस समय का जो अपभ्रंश चल रहा था उस क्षेत्र में। तो आदिकाल में तो जिस समय की बात हो रही 1500 तक, तो उस समय तो अपभ्रंश भाषाओं का ही दौर था। तो अपभ्रंश भाषाएं तो थी ही, लेकिन ब्रज भाषा भी आने लगी थी। तो दोनों के मिला के जो एक भाषा बन रही थी ना, वो पिंगल नाम से थी। और राजस्थानी के साथ जो अपभ्रंश बोली जा रही थी वो डिंगल नाम से। तो ऐसे याद रखना, पवर्ग का है ना, पवर्ग का प और ब, तो प और ब वाला, तो प के साथ कौन सा आएगा? ब आएगा। तो एक याद रखोगे, दूसरा आपको याद हो जाएगा। और डिंगल ऐसे भी ड ध्वनि से याद रखोगे, ड ध्वनि, डम डम ऐसे करके जो टवर्ग ध्वनियाँ होती हैं वो वीर काव्य की होती हैं ना। तो राजस्थानी में काफ़ी ज़्यादा वीर काव्य लिखे गए हैं, तो उससे भी आप याद रख सकते हो कि ड से कि वीर काव्य ज़्यादा राजस्थानी में है। तो डिंगल जो होगा राजस्थानी प्लस अपभ्रंश होगा और पिंगल जो होगा वो ब्रज प्लस अपभ्रंश होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये काफ़ी बार कंफ्यूज करने वाला होगा, तो इसे हमें ध्यान रखना है। ठीक है। छोटे छोटे ट्रिक, छोटे छोटे अपने दिमाग में ऐसे रखोगे ना, तो थोड़ी कन्फ्यूजन कम होगी। ये सब वर्ड हमेशा ही आते रहेंगे जब हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, तो ये 2-4 शब्द हमेशा आएंगे। तो आदिकाल हमारा ये हो गया। उसके बाद इसका है मध्यकाल। मध्यकाल इसका है 1500 से 1800 ईस्वी। तब इसको ज़्यादा भाखा बोला जाने लगा था, भाखा। ठीक है। भाखा के नाम से इसको, जो मतलब विद्वान हुआ करते जो संस्कृत में अपभ्रंश में लिख रहे थे, तो अगर कोई ब्रज का प्रयोग करता था तो उसको बोलते कि ये भाखा में लिख रहा है।
तो तब इसे भाका बोला गया। और अभी जो चल रहा है वो हमारा हो गया आधुनिक काल। तो 1800 ईस्वी से अब तक जो ब्रजभाषा बोली जा रही है वो हो गई हमारी इसका आधुनिक काल। तो ये इसके 3 काल हो गए। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जैसे हमने अवधि का देखा था ना कि अवधि जब थी वो भी अपने मध्यकाल में, जो उसका लगभग 1400 से 1700 था, वो अपने शिखर पे थी। उस समय ये ब्रजभाषा भी, ये भी तब मध्यकाल में अपने सर्वोत्तम शिखर पे थी। और तब वो केवल मतलब ये हिंदी पर से जो प्रदेश ये देख रहे हो ना आप कि ब्रज वाला इलाका, एटा, बदायूं, तो केवल यहाँ तक सीमित नहीं थी। ये तो हिंदी प्रदेश हैं ही, बिहार, यूपी और अपना दिल्ली, हरियाणा, ये सब इलाका। इसके अलावा पंजाब में भी, महाराष्ट्र में, गुजरात, ऐसी जगहों पे मतलब जो कि थोड़े हिंदी से हटके भी इलाके हैं, वहाँ भी ब्रज का प्रयोग होता था। इतनी पॉपुलर भाषा हो गई थी मध्यकाल में कि वहाँ के रचनाकार भी इसी बोली में, ब्रज भाषा में ही लिख रहे थे कि मेरी रचनाएं ज़्यादा पॉपुलर हो, क्योंकि उस समय की एक देश की व्यापक भाषा बन चुकी थी। जैसे अभी आप जो भी क्षेत्रीय रचनाएं हो रही हैं, असामी में हो गई या गुजराती में हो गई या मान लो मराठी में हो गई, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, हिंदी में उसका अनुवाद करके या जैसे भी वो रचनाकार पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि उसकी जो भाषा की जो संख्या वर्ग है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें भी अगर हमारी रचनाएं छपी तो वो जानते हैं कि उससे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो वही जो था, वही जो प्रसिद्धि थी वो ब्रजभाषा की थी उस टाइम पे, अवधी भाषा में। तो चाहे वहाँ पंजाबी में लिख रहे हों उस समय के रचनाकार, या गुजराती में लिख रहे हों या मराठी में लिख रहे हों, वो कोशिश करते थे कि ब्रज भाषा का प्रयोग मैं करूं ताकि ये व्यापक तक फैले। तो मध्यकाल में यह अपने शिखर पे थी ब्रजभाषा। बहुत ही मधुर भाषा है और काफ़ी ज़्यादा इसमें भक्ति और श्रृंगारिक रचनाएं हुई हैं ब्रजभाषा में। तो मध्यकाल में अपने शिखर पर और बोली होने के बावजूद, इस समय पे मध्यकाल में बोली होने के बावजूद पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, आदि जगहों पर भी रचनाओं में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये था इसकी प्रसिद्धि का आलम, ये था कि मध्यकाल में केवल ऐसे हिंदी प्रदेश में नहीं जहाँ पे मतलब जन्म ली और जहाँ बोली जाती थी, केवल वहाँ नहीं, इन जगहों पर भी रचनाओं में इसका भरपूर प्रयोग होता था। अब इसकी सबसे जो प्राचीन रचना मिलती है, सबसे प्राचीनतम कृति इस बोली की, ब्रजभाषा की है, वो है प्रद्युम्न चरित। प्रद्युम्न चरित कब है? इस 1354 ईस्वी में लिखा है इसको सुधीर अग्रवाल ने।
सुधीर अग्रवाल द्वारा रचित जो ये रचना है, इसको हम मानते हैं कि यह सबसे प्राचीनतम कृति है। ठीक है, इसकी भी कुछ उपबोलियां हैं, प्रमुख उपबोलियां। बुक्सा, अंतर्वेदी और भरतपुरी, डांगी, माथुरी। इसकी बहुत ज़्यादा उपबोलियाँ हैं, क्योंकि देखो जो भी बोली ना जितनी ज़्यादा प्राचीन होगी तो उतनी ज़्यादा उसमें विविधता आएगी। तो बहुत प्राचीन बोली है ये, और जगह के हिसाब से, अलग अलग समय के हिसाब से इसकी काफ़ी जगह उपबोलियाँ हैं, और ये प्रमुख उपबोलियाँ हैं। ये जो 5 उपबोलियाँ हैं ये मुख्य उपबोलियाँ हैं ब्रज भाषा की। ठीक है, अब एक ब्रज से संबंधित शब्द आता है ब्रजबुली। ये काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा। ब्रज बुली, यह है क्या? तो ये है ब्रज से प्रभावित बंगाली और असमिया। देखो मैं बोला ना कि ब्रज भाषा से सारे लोग प्रयोग कर रहे थे उस टाइम पे, तो कि पूरे देश में ही मध्यकाल में ऐसा हुआ था कि पूरे देश में ही इसका प्रयोग हो रहा था। रचनाकार भी अपनी रचनाएं वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में लिख भी रहे थे, तो वो भी ब्रज का प्रयोग कर रहे थे। तो जो ब्रज से प्रभावित जो बंगाली भाषा थी असमिया, वहाँ पे भी जब मध्यकाल में जो रचनाएं हुई तो ब्रज भाषा का प्रयोग उसमें काफ़ी किया गया। तो वैसी जो बंगाली है, वैसी असमिया भाषा जो ब्रज से प्रभावित थी, उसके लिए एक शब्द दिया गया ब्रजबुली। इसके पहले प्रयोगकर्ता, इस शब्द के पहले प्रयोगकर्ता कौन थे? ईश्वर चंद्र गुप्त थे, बंगाली कवि। ईश्वर चंद्र गुप्त, इन्होंने पहली बार इस शब्द का, ब्रजबुली शब्द का प्रयोग किया। तो ब्रजबुली जब भी आएगा शब्द तो आप समझ लोगे वो किस चीज़ के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है, एक साक्ष्य ये भी मिलता है कि मतलब बोली की प्रसिद्धि देखो कि केरल के जो महाराजा थे वो नाम बदल के इस ब्रज भाषा में रचनाएं लिखा करते थे। मतलब एकदम ही साउथ हो गया वो तो, लेकिन वहाँ तक भी इस भाषा का प्रभाव था, इस बोली का प्रभाव था। तो केरल के महाराजा राम वर्मा ने स्वाति तिरुमाल नाम से ब्रज में रचनाएं लिखी। तो यही कारण है ना इसकी पॉपुलैरिटी, ये जो इसकी प्रसिद्धि, यही कारण है कि इस बोली के साथ देखो भाषा लगता है। मतलब है तो एक ये बोली हिंदी की अभी के समय पे, लेकिन एक दौर में इस भाषा की इतनी प्रसिद्धि थी, इस बोली की इतनी प्रसिद्धि थी कि इसके साथ भाषा सब जुड़ गया। ब्रज भाषा ऐसा बोला जाने लगा
क्योंकि अब देखो केरल में भी लिख रहे हैं, ये पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी देश के लगभग हर हिस्से में जहाँ जहाँ रचनाएं लिखी जा रही थी उसमें ब्रज का प्रयोग किया जा रहा था। तो इस बोली के लिए बहुत बड़ी बात थी। और तभी केवल बोली नहीं रह गई थी, उस समय की ये भाषा हो गई थी। इसको हम मतलब साहित्य के टर्म में विभाषा बोलते हैं, मतलब विशेष भाषा। कोई बोली किसी दौर में अगर इतनी प्रसिद्धि पाले, वो भाषा का दर्जा पाले, तो वैसा उदाहरण है अपनी ब्रज, जिसने मध्यकाल में भाषा का दर्जा पा लिया था और इसका प्रयोग पूरे देश में हो रहा था। केवल कोई हिंदी प्रदेश की बात नहीं थी, पूरे देश में इसका प्रयोग हो रहा था। तो बहुत ही साहित्यिक कृतियाँ मिलती हैं इसमें, बहुत ज़्यादा समृद्ध साहित्य रहा है इसका, ब्रज भाषा का। तो ये हमारी हो गई ब्रज भाषा। जब हम भक्ति का पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें जो कृष्ण काव्य आएगा, कृष्ण भक्ति, उसमें आप देखना तो सारी रचनाएं लगभग ब्रज भाषा में ही लिखी गई हैं। और उसके बाद भी रीतिकाल में भी, यहाँ तक कि आधुनिक काल में भी बहुत सारे कवि जो गद्य में रचनाएं लिख रहे थे, वो भी जब कविता लिख रहे थे तो ब्रज में ही लिख रहे थे, क्योंकि काफ़ी मधुर भाषा मानी जाती है। और इसे माना जाता था कि संगीत के लिए और पद्य के लिए तो यही ब्रज ही सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो इसकी प्रसिद्धि का ये आलम रहा। तो ये हमारी हो गई ब्रज भाषा। अब देखो ब्रज भाषा का है ना विशेषताओं में तो यही उकारांत एक लिख लेना, उकारांत भाषा है, मेरो गयो वाला उकारांत, जो हमने अभी तक पढ़ा था ना बुंदेली कनौजी में। तो उकारांतता की प्रवृत्ति इसमें भी देखने को मिलती है। अब मैं आपको एक छोटा गद्यांश पढ़ के सुनाता हूँ इसका, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा किस तरह से इसकी विशेषताएं हैं। इसमें देखो दे रहा है कि केरल के कवि स्वाति तिरुमाल ने ब्रज में काव्य रचना की। आंध्र के नाटककार थे पुरुषोत्तम कवि, ठीक है, उन्होंने भी इस भाषा में लिखा है ब्रज में। तो यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि थी इस भाषा की, ठीक है। देखो मैं एक इसका गद्यांश पढ़ के सुनाता हूँ ब्रज भाषा का। दे रहा कि एक मथुरा जी के चौबे है। अब चौबे है नहीं है, चौबे है, चौबे है जो दिल्ली शहर को चले, दिल्ली शहर, अब शहर ना करके शहर को चले, चले भी नहीं चलाए। तो पहले हाँ मतलब थोड़ा सा साइलेंट टाइप का, ओके, पहले नहीं तो पहले रेल तो ही नहीं, मतलब रेल तो थी नहीं, रेल तो थी नहीं, और नहीं नहीं रेल तो ही नहीं, पैदल रास्ता ही। तो एक दिल्ली को जो बनिया हो, तो मतलब तब ना करके तो ये ना ऊ और औकारांत इसमें बहुत ज़्यादा है। ये ध्वनि तो बहुत ही कम है, ऊ और बहुत ज़्यादा है। तो एक दिल्ली को जो बनिया हो, एक दिल्ली का जो बनिया था, सो माल लेके आयो बेची भी को, ठीक है, वो माल लेके बेचने आया था, दिल्ली का बनिया था, वो माल लेके इधर बेचने आया था मथुरा में। तो जब माल बिक गयो, उसका माल जब बिक गयो, ठीक है, बिक गया नहीं बिक गयो, इसको भी औकारांत करके, तब खाली गाड़ियाँ लेके दिल्ली को चलो। तो खाली गाड़ी, उसका माल बिक गया तो खाली गाड़ी लेके दिल्ली जा रहा था। जो शहर के किनारे आयो, फिर शहर नहीं शहर, हाँ साइलेंट हो जा रहा है, जो शहर के किनारे आयो, सो चौबे जी से भेंट हो गई। तो चौबे जी से उसकी भेंट हो गई। तो बे चौबे बोले, तो वे नहीं बे, तो बे चौबे बोले, हमारी एक बात 1 रुपया की है, कि हमारी जो एक बात है वो 1 रुपया की है। वाल्नी कई, तो ऐसी कई हैं। अच्छो महाराज नहीं, वाल्नी कई मतलब उसने कहा, मनिया ने कहा, अच्छो महाराज मैं दूंगो, मैं दूंगा नहीं मैं दूंगो। तो ठीक है, तो उसने कहा ठीक है महाराज। उसने क्या बोला, कई क्या कह रहा है कि कहा को कई, वाल्नी कई, उसने कहा अच्छा महाराज मैं दूंगो। तो कई, तब उसने कहा, किसने कहा मतलब चौबे जी बोल रहे हैं, तो पहली बात तो हमारी यही है, यह है की जगह यही है, मतलब ये देखो ह को ना बार बार इसमें साइलेंट किया जा रहा है, उसकी जगह कुछ
हल्का सा क्या बोलते हैं, स्वर ध्वनि का प्रयोग हो रहा है। तो पहली, अब पहली ना करके पहली, शहर ना करके शहर, ठीक है। तो पहली मतलब पहली में बोल रहा हूँ तो समझ रहे हो कैसे लिखे, वहाँ लिख रहा है पहली, ऐसे पहली नहीं है, पहली ना बोल के क्या बोल रहा है, पहली। तो पहली बात तो हमारी यही है, सब पंचन मिल कीजिए तुम, हारे जीते आवे न लाज। मतलब उसने दो लाइनें से पढ़ के सुनाई कि सब पंचन मिल कीजिए तुम, हारे जीते आवे न लाज। यह सुन के, यह सुन के, यह नहीं कह, हाँ नहीं कह रहा, यह सुन के बनियो बोलो, बनिया बोला, महाराज मोए तो मतलब मुझे तो कछु या में मज़ा ना आयो, कि मुझे इसमें कुछ मज़ा नहीं आया। तो बहुत लंबा है गद्यांश है, तो मतलब समझ सकते हो कि इस तरह की ये ब्रजभाषा है, इस तरह से बोली जाती है। तो ये हमारी हो गई ब्रजभाषा। अब अगली हम देखेंगे अपनी जो इसकी अंतिम बोली है, खड़ी बोली, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं। पश्चिम हिंदी की हमारी और एक अंतिम और महत्वपूर्ण खड़ी बोली है खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली, इसका जो क्षेत्र है मेरठ, ये तो प्रमुख क्षेत्र है। उसके बाद बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद आदि। आदि जिले जो हैं ये क्या है कि खड़ी बोली के मेन इलाके। इसके अलावा दिल्ली में भी इसका मतलब क्या है कि वो इलाका जो भी है यूपी के आसपास का, खड़ी बोली को बोलने वाले बहुत लोग हैं। और यही जो है ना, यही लगभग अभी जो अपनी हिंदी प्रयोग की जाती है, जो मानक हिंदी है, या मानक हिंदी के सबसे करीब है। मतलब जो हम हिंदी बोलते हैं लगभग, एक दो चीज़ें ही बस इसमें थोड़ी सी अलग है क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण, नहीं तो लगभग लगभग यही हिंदी हमारी मानक हिंदी के सबसे करीब है, ठीक है। अब कुछ विद्वान है ना जो इस बात में बताऊँ कि खड़ी बोली का आधार क्या था, मतलब किस बोली से खड़ी बोली का विकास हुआ। तो इसको लेकर कुछ मतलब अलग अलग मत हैं। खड़ी बोली का आधार कौन सी बोली थी, इसके लेकर थोड़ा विद्वान बटे हुए हैं। जैसे अपने जो हैं सुनीति कुमार चटर्जी, हो गए, बिम्स एक थे विद्वान, और धीरेन्द्र वर्मा थे। इन्होंने माना कि
कौरवी, कौरवी जो थी उसी से खड़ी बोली का विकास हुआ। मेन आधार उसका कौरवी था। कौरवी भी इसी में पश्चिम हिंदी की एक बोली है इसी भाषा वर्ग की, चूँकि इसके बोलने वाले बहुत ज़्यादा नहीं है, कम क्षेत्र है, तो इसको हमने इसके बोलियों में नहीं पढ़ा था। तो कौरवी भी एक है, तो बोले कि कौरवी से ही, अब तो इसके बोलने वाले उतने ज़्यादा भी नहीं है, तो उसी से इस खड़ी बोली का विकास हुआ। ठीक है। एक विद्वान है कोलब्रुक, इन्होंने माना कि इसका विकास हुआ कनौजी से। ठीक है। एक है अपने स्टामिन, और मोहम्मद हसन खां, स्टाविक हैं, स्टाविक, और मोहम्मद हसन खां, मोहम्मद हुसैन। इन्होंने माना कि ब्रज भाषा से इसका विकास हुआ, ब्रज भाषा इसकी आधार भाषा है। ठीक है। और एक है मसूद हसन खां, इन्होंने हरियाणवी को आधार माना कि जो हरियाणवी बोली है वो इसकी मुख्य आधार भाषा थी, और उससे जो है हरियाणवी से जो है इस खड़ी बोली का विकास हुआ। तो खड़ी बोली के आधार को लेकर थोड़ा ये मत बढ़ जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है कि किस विद्वान ने किस बोली को इसका आधार माना। ठीक है। अब इसको लिए एक दो विद्वान इसके नाम को भी लेके, कुछ विद्वान अलग अलग मानते हैं, कुछ अलग अलग नाम देते हैं, जैसे अपने सुनीति कुमार चटर्जी हैं, कुमार चटर्जी, ये इसको बोलते हैं मर्दानी भाषा। जनपदीय हिंदुस्तानी, ये नाम देते हैं कि मर्दानी भाषा है, और जन के लिए जो मतलब हिंदुस्तानी जन के बीच जो भाषा है वो है यही खड़ी बोली है। और जो ग्रियर्सन है वो इसका नाम देते हैं देसी भाषा, और वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी। वर्नाक्यूलर देख तो देसी भाषा की मतलब यहाँ की देसी भाषा, ये वर्नाक्यूलर आता ही है किसी मतलब किसी विशेष क्षेत्र की भाषा के लिए शब्द का प्रयोग होता ही है वर्नाक्यूलर। तो उनका कहना था कि हिंदुस्तानी क्षेत्र की ये भाषा है खड़ी बोली। तो ये एक दो नाम इन्होंने दिए, सुनीति कुमार चटर्जी ने और ग्रियर्सन ने। तो ये हो गई कि खड़ी बोली का आधार क्या माना अलग अलग विद्वानों ने, इसके अलग अलग कुछ नाम दिए और किस किस इलाके में बोली जाती है। अभी हम देखते हैं इस जो खड़ी बोली है, इस खड़ी का अर्थ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, तो उसको भी हम एक बार देखते हैं। एक मिनट रुकिए।
अब खड़ी बोली का अर्थ, ठीक है। कि मतलब इसको हम खड़ी बोली जो कह रहे हैं, तो यहाँ ये खड़ी किस लिए आ रहा है, किस अर्थ में आ रहा है, इसको लेके जो अलग अलग विद्वानों का मत है। तो अपने जो सुनीति कुमार चटर्जी हैं, तो हमेशा ही आएंगे, बहुत बड़े भाषाविद हैं, और जब भी भाषा की बात होगी तो इनका नाम आना ही है। इन्होंने कहा कि यहाँ खड़ी का मतलब है कि सीधी, ठीक है, सीधी सपाट भाषा, बिल्कुल। तो ये ऐसी खड़ी बोली है, सीधी भाषा है, तो ये खड़ी यहाँ सीधी के अर्थ में आया है। दूसरे विद्वान है अपने कामता प्रसाद गुरु, ये भी बहुत बड़े व्याकरणविद, कामता प्रसाद गुरु। उन्होंने कहा यहाँ जो खड़ी है वो कर्कश के अर्थ में है, कि जो मतलब थोड़े से घुमाव लोग नहीं होते हैं, खड़े वाले होते हैं ना, तो उनकी वाणी बहुत कर्कश होती है, जो सीधे सपाट बोलते हैं। तो बोले कि इस वजह से इसका ये कर्कश के अर्थ में है यहाँ खड़ी, ठीक है। फिर अपने तीसरे विद्वान थे अब्दुल हक। इन्होंने कहा कि खड़ी बोली जो है, इसमें खड़ी का अर्थ है गंवारू, उनका ये कहना था। गिलक्राइस्ट थे, उन्होंने कहा कि मानक या परिनिष्ठित, इस अर्थ में आई है खड़ी, ठीक है। अगले विद्वान हैं हमारे किशोरीदास वाजपेयी। इन्होंने कहा कि खड़ी पाई से संबंधित, यानी इसमें खड़ी पाई आता है, वही अर्थ है यहाँ जो खड़ी बोली में खड़ी लगाई गई है, तो खड़ी पाई से संबंधित। यानी कि हम देखते हैं ना कि हमें जब भी कुछ हिंदी में ऐसे खड़ी बोली लिखेंगे तो लास्ट में कैसे ये देते हैं, तो बोल रहे हैं कि ये खड़ी पाई जो है इससे संबंधित है, तो इसलिए यहाँ पे खड़ी। तो याद रखना, थोड़ा सा ऐसे कुछ टिक निकाल लगा के, जैसे सुनीति, इसमें स है, सुनीति, अच्छी नीति हमेशा सीधी होती है, तो सुनीति। कामता प्रसाद का क से कर्कश याद रख लेना। अब्दुल हक गंवारू, जिस पे हम हक जता लेते हैं, पहले तो हमें कोई चीज़ पाने की इच्छा होती है, ये बस आपको याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ कि कभी आपको ध्यान में भी आ जाए ना, तो एटलीस्ट आप अगर कभी मिलान करने का है तो उसमें मिलान कर सकते हो। तो जिसको पाने की कोशिश करते हैं उसके लिए तो खूब मरते हैं, खूब जान लगाते हैं, लेकिन जब उस पर हक हो जाता है तो हम उसको गंवार समझने लगते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रिक लगा के याद रख लेना, अब्दुल हक गंवारू। गिल क्राइस्ट चर्च, ऐसे करके ईसा मसीह से संबंधित है, और वो क्या है, वो सबसे ऊपर है, सबसे मानक रूप में है, वो जो हमारे जीसस हैं, क्रिस्ट जो है हमारे भगवान हैं। तो गिल क्राइस्ट, इस क्राइस्ट से याद रख लेना, मानक या परिनिष्ठित। और एक ये किशोरीदास वाजपेयी, खड़ी पाई से संबंधित। तो ऐसे करके हमारा हो गया कि खड़ी बोली का अर्थ अलग अलग विद्वानों ने क्या लगाया, कि खड़ी बोली में खड़ी क्या है, इसका क्या मीनिंग है। अब उसके बाद एक दो विशेषता इसका देख लो। एक तो इसमें ण का जो है ना, ण का व्यापक प्रयोग होता है। यानी कि जैसे जाना है तो जाना नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जाना, ठीक है। रानी है तो रानी नहीं, क्या होगी, राड़ी। दो रानियाँ थीं, दो रानियाँ थी नहीं, दो रानियाँ थीं। तो ऐसे करके ये उच्चारण होता है इसमें। और व्यंजन का द्वित्व, मतलब दो बार द्वित्व प्रयोग इसमें बहुत देखने को मिलता है। जैसे मतलब बेटा ना क्या कहें, बेटा, ऐसे बेटा, छोटा ना करके छोटा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब वो लगा के
उसका द्वित्व करके ऐसे बोलते हैं। तो इसकी कुछ मतलब यही दो तीन एक दो चीज़ें बस और अलग हैं, नहीं तो लगभग जो हम मानक हिंदी बोलते हैं ना वही खड़ी बोली है। बस एक दो अंतर ये दिखाई देते हैं। एक मैं इसका भी आपको गद्यांश पढ़ के सुनाता हूँ, तो आपको लगेगा कि हाँ ये यही जो है हमारी मानक हिंदी के करीब है। जैसे देखो दे रहा है, जो खड़ी बोली है बिजनौर में जैसे बोली जाती है, तो उसका एक गद्यांश है कि कोई बादशाह था, बादशाह नहीं बादशाह, बस हाँ नहीं है, कोई बादशाह था, साहब उसके दो रानियाँ थी, मतलब साहब उसकी दो रानियाँ थी, तो रानियाँ नहीं रानियाँ ऐसे करके अड़ा का उच्चारण, एक के तो दो लड़के थे और एक के एक, तो ये बिल्कुल ही अपनी मानक हिंदी की तरह है, इसमें कोई बदलाव नहीं, एक के तो दो लड़के थे और एक के एक। वो एक रोज अपनी राड़ी से कहने लगा, तो ना के अड़ा, राड़ी से कहने लगा, हाँ यहाँ भी साइलेंट हो रहा है, जैसे हमने देखा था ना ब्रज से, तो ब्रज का प्रभाव है इस पे खड़ी बोली पे। तो कहने लगा मेरे समान और कोई बादशाह है भी, मतलब मेरे समान और कोई बादशाह है भी ना करके भी। तो बड़ी बोले, तो बड़ी ने बोला कि राजा तुम समान और कौन होगा। तो यहाँ जो होगा है ना वो ऐसे है, होगा मतलब आधा ग फिर पूरा ग, तो व्यंजन का द्वित्व यहाँ देखने को मिलता है। कौन होगा जैसा तुम वैसा और कोई नहीं, जैसा, अब देखो जैसा नहीं, कैसे जैसा, जैसा तुम वैसा, तो इस तरह मतलब द्वित्व प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। वैसा और कोई नहीं, नहीं है, नहीं है, तो ह जैसे साइलेंट हो रहा था ना ब्रज भाषा में, यहाँ पे भी ह साइलेंट होगा। छुट्टी, और देखो मतलब छुट्टी में ऐसे ट नहीं है, जैसे छोटा में लिखा ना, तो छुट्टी, छुट्टी से पूछा कि तुम भी बतला मुझ समान कोई और भी राजा है कि नहीं, कि राजा मुझसे मत पूछो, मतलब मुझसे मत पूछो, क्या नहीं बतलाना होगा, ठीक है, कहा नहीं बतलाना होगा, मतलब नहीं बतलाओ। रानी ने कहा कि एक विजान शहर के उसके किले में जितनी तुम्हारी सारी हैसियत है उतनी एक ईंट लगी है, तो ओहो इसने मेरी कुछ नई बात रखी, इसको तगमाती करना चाहिए, तगमाती मतलब निकाल देना चाहिए। उसने जो कि आरोप लगा दिया कि नहीं तुमसे भी महान कोई है, और बड़ी को सब राज का मालिक कर दिया, और बड़ी वाली को सारे राज का मालिक कर दिया। तो मतलब देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो अपनी मानक हिंदी है उसके लगभग यही करीब है खड़ी बोली, इसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। तो ये हमारी होगी खड़ी बोली। अब यहाँ से हमारी जो पश्चिमी हिंदी की पांचों उपभाषा पांचों बोलियाँ थी उनको हमने देखा, उनकी विशेषताओं को देखा। अभी हमारा एक टॉपिक उसमें और है अवधि और ब्रज की विशेषताएं, तो उसको हम देखेंगे। हमारे सिलेबस में दे रखा है, तो उसको थोड़ा सा अलग से पढ़ना होगा हमें। तो आज की कक्षा यहीं रहने देते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं आपके साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकूं। और क्लास रोज़ कीजिए, क्लास के साथ रोज़ जुड़े रहिए। कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में, तब तक अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। धन्यवाद।